हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2B में क्या नए अपडेट्स आए हैं। अगर आपने अभी तक अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम जो भी अपडेट्स आए हैं उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनवरी 2024 के जीएसटीआर 1 में रिटर्न फाइल करते समय दो नई टेबल्स ऐड हुई थी, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। अगर आप रेस्टोरेंट या फिर होटल इंडस्ट्रीज से या फिर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो आपको ये टेबल फिल करनी होती थी। जीएसटीआर 1 में जो डेटा आप टेबल नंबर 14 में फिल करते हैं वही डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 3.1.1 में शो होती है। जनवरी 2024 फर्स्ट मंथ था जहां पे आपको ये टेबल नंबर 14 एंड 15 फिल करनी होती थी। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने इसमें गलती की है इसको फाइल करने में, या फिर बहुत से लोगों ने इसे फाइल ही नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी टेबल नंबर 14 एंड 15 की जो वीडियो हमने अपडेट की थी वो अभी तक आपने नहीं देखी हो तो उससे पहले आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपसे क्या गलती हुई है। अगर इनके हिसाब से कोई गलती नहीं हुई है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई भी आपसे मिस्टेक हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। टेबल नंबर 14 एंड 15 में कुछ भी मिस्टेक हुई है तो आप इसको नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 में अमेंड कर सकते हैं, जिसकी विंडो ऑलरेडी ओपन हो गई है। यहाँ पे अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हुई है, चाहे वो लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 सेक्शन में हो या फिर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 में हो, अगर आपने इनमें कुछ भी मिस्टेक्स की है, चाहे वो हो सकता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का आपने जीएसटी नंबर रॉन्ग डाल दिया हो सकता है कि आपने कुछ नेट अमाउंट में आपने ग्रॉस अमाउंट को पुट कर दिया हो, या ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है जो आपसे गलती से हो गई हो। उन मिस्टेक्स को आप जब आप अपना नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उनमें आप उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जहां पे आप टेबल नंबर 14 एंड 15 में डेटा डालते हैं उसके नीचे ही एक अपडेट आता है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार आप B2B में या B2C में आपसे कुछ भी मिस्टेक्स हो जाती थी तो आप उनको रेक्टिफाई कर सकते थे, वैसे ही यहाँ पे टेबल नंबर 14A एंड 15A को इंसर्ट किया है कि अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक्स हुई है तो आप उनको इस सेक्शन में अंदर जाके आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे आपको यहाँ पे दो टेबल्स दिखेगी, अंडर सेक्शन 52 एंड अंडर सेक्शन 95। आपने जिस किसी का भी आपने डेटा फाइल किया, अगर आपको लगता है कि वो गलती हो गई है तो आप वो मंथ का डेटा यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर का आपने जीएसटी नंबर शो किया है वो आप यहाँ पे डाल के आप उसको अमेंड रिकॉर्ड के ऊपर टिक कर सकते हैं। यहाँ पे जिस पीरियड में आपसे मिस्टेक हुई है वो पीरियड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर मेंशन करके उनका अमेंड रिकॉर्ड के ऊपर टिक करेंगे, उनका जो भी डेटा आपने जीएसटीआर 1 फाइल करते समय शो किया था वो सारा डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप में इसमें कुछ भी अमाउंट में मिस्टेक हुआ है या फिर आपसे कोई भी टैक्स अमाउंट फिल करने में मिस्टेक हुआ है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जोमेटो की जगह स्विगी का आपने जीएसटी नंबर पुट कर दिया है तो आप उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे उसको सेव कर देंगे तो ये डेटा आपका सारा चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जैसा मैंने बताया था कि टेबल नंबर 14 में आप जो भी डेटा फिल करते हैं वो जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 3.1.1 में डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका जीएसटीआर 3B में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट हुआ है टेबल नंबर 3.1.1 में, जिसमें अगर आप टेबल नंबर 14 में कुछ भी चेंजेस या फिर अमेंडमेंट करते हैं तो वो अमेंडमेंट 3B में ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने अगर कुछ भी चेंजेस किया है तो यहाँ पे वो नई वाली जो फिगर है वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जब फर्स्ट रिटर्न था जनवरी 2024 में तो आपने गलत तरीके से फाइल कर दिया हो, आपसे जो कुछ अमाउंट है वो रॉन्गली आपसे एंटर हो गई है तो आपने उसका 3B में उसी मंथ में आपने इम्पैक्ट दे दिया है, बट आपको फरवरी मंथ में उस रिकॉर्ड्स को आपको अमेंडमेंट करना होगा। अगर आपने टेबल नंबर 14 और 15 में कुछ भी आपसे गलती हो गई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपने उसके उसी मंथ के 3B में इम्पैक्ट दे दिया है तो फिर आप यहाँ पे अमाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक जो दूसरा अपडेट आया है वो टेबल नंबर 3.2 में इंटर स्टेट सप्लाईज। ये टेबल बोलती है कि अगर आपने
कोई भी सप्लाई जो अपने स्टेट से बाहर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या फिर जो कंपोजिशन डीलर है, या फिर कुछ यूआईएन होल्डर, उनको अगर आपने सेल किया है तो उसका रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे स्टेट वाइज आपको मेंशन करना होगा, जिसमें आपको पीओएस डेटा मींस प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे शो करनी होगी कि आपने वो सेल कौन से स्टेट में की है। ये अपडेट पहले भी था। ये टेबल नंबर 3.2 उन सबको फिल करनी होती थी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं आउटसाइड स्टेट। बहुत सारे लोगों ने इनको फिल करना बंद कर दिया है क्योंकि उनके पास स्टेट वाइज डिटेल नहीं होती थी, या फिर वो पूरा डेटा मेंटेन नहीं करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो गवर्नमेंट को नहीं बताना चाहते हो तो उसके लिए वो टेबल को ब्लैंक भी छोड़ते थे। बट यहाँ पे ये अपडेट आया कि आपको इस टेबल को भी आपको क्लियरली यहाँ पे फिल करना है, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स का स्ट्रक्चर है वो डिवाइड होता है कि अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई कुछ की है तो आईजीएसटी का पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, जबकि अगर एसजीएसटी और सीजीएसटी आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कुछ भी आउटसाइड स्टेट कुछ भी सप्लाई की है तो उसका आपको बाइफरकेशन यहाँ पे देना होगा। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी हम आगे टेबल में समझेंगे। तो अगर आपने कुछ ऐसी सप्लाईज की है तो आप उसको स्टेट वाइज यहाँ पे बाइफरकेशन दे सकते हैं और उस टेबल को भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगला अपडेट आता है टेबल नंबर 4, एलिजिबल आईटीसी। अगर आपके पास इन एलिजिबल आईटीसी है तो आपको उसको अलग से डिस्क्लोज करना होगा। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भरते हुए आपको काफी टाइम हो गया होगा। आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि अब जो जीएसटीआर 3 भी आप फाइल करते हैं वो सारा डेटा आपका ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। जहां पे आपने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया है उस बेस पे ये जो आउटवर्ड सप्लाईज की जो तीनों टेबल है वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। उसके बाद आपने जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने परचेज किया है, जो सारी की सारी आईटीसी 2B से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो 3B रिटर्न फाइल करना है वो बहुत इजी हो गया है। जो आपने सेल्स में डेटा दिखा दिया है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। आपने जो भी परचेज किया उसका सारा आईटीसी आपको यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होके शो हो जाएगा। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी अपना 3B फाइल कर रहे हैं तो उस समय आप अपनी 2B की टेबल को एकदम ध्यान से चेक कर लें कि उसमें कौन सी आईटीसी एलिजिबल है और कौन सी आईटीसी जो आपको एलिजिबल नहीं है उसको आपको यहाँ पे रिवर्स करना होगा। तो इसके पहले हम 2B के बारे में समझते हैं कि उसमें क्या नए अपडेट्स आए, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही 2B पे आप टिक करते हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2B को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट आईटीसी अवेलेबल एंड सेकंड आईटीसी नॉट अवेलेबल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी है जिसका क्रेडिट आपको नहीं लेना है तो उसको आपको अलग से मेंशन करना होगा। जब भी आप टेबल नंबर 4 को आप फिल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर हो जाएं कि आपने अपने 2B को पूरा चेक कर लिया है, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आपको आगे जाके कोई दिक्कत हो। तो उसके लिए हम समझने वाले हैं कि सबसे पहला पॉइंट है आईटीसी अवेलेबल। ये वो चीज को दिखाता है कि जितनी भी आपने B2B पर्सन से सप्लाईज की हो या फिर आपने कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया उसके ऊपर जो आपको आईटीसी मिल रही हो वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके कोई सप्लायर ने क्रेडिट नोट कुछ इश्यू किया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपका जो टेबल नंबर 4 में जो नेट आईटीसी है वो डायरेक्टली आपके जो बिल्स है उसमें से आपकी जो सीएनस है वो लेस होके आपको वहां पे डेटा ऑटो पॉपुलेट होके शो हो जाएगा। बट यहाँ पे जो नया अपडेट्स आया है आईटीसी नॉट अवेलेबल, इसको भी आपको चेक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर 4 में बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी और ऑल अदर आईटीसी। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है, अगर वो गुड्स का आईटीसी है तो उसको आपको यहाँ पे शो करना होगा। अगर आप सर्विसेज के रिलेटेड आईटीसी लेते हैं तो उसको आपको यहाँ पे शो करना होगा। उसके बाद अगर आपने कुछ रिवर्स मैकेनिज्म में कुछ आपने टैक्स का पेमेंट किया तो उसका क्रेडिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड देन आपका जो आईटीसी आता है जिसमें आपका अगर कुछ सीएन अमाउंट बनी है तो वो नेट अमाउंट आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो टेबल नंबर 4 जो एलिजिबल आईटीसी है उसके बारे में बताता है। अगर आपके पास कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी है जिसका क्रेडिट आपको नहीं लेना है
तो उसको आपको पॉइंट नंबर बी जो आईटीसी रिवर्स को एक्सप्लेन करता है, जहां पे आपको पर्टिकुलर सेक्शन 17(5) में अगर आपकी कोई आईटीसी है जिसको आपको कभी भी वापस से रिक्लेम नहीं करना है, उस अमाउंट को आपको यहाँ पे पर्टिकुलर शो करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आईटीसी में से ऐसी आईटीसी जो इनएलिजिबल है उसको यहीं पे सेट ऑफ करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट की है, जब गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि आईटीसी जो भी आपकी रिवर्स हुई है, चाहे जिसको आपको कभी भी क्लेम नहीं करना हो या फिर ऐसी आईटीसी जो आपको इन फ्यूचर क्लेम करनी हो, तो दोनों आईटीसी का आपको ब्रेकअप यहाँ पे देना है। आप एकदम मेक श्योर हो जाएं कि जो भी आपकी आईटीसी है उसको आपको नेट ऑफ करके यहाँ पे शो नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आईटीसी आपको रिवर्स करनी है उसको आपको यहाँ पे टेबल नंबर बी में ही शो करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका इम्पैक्ट आपकी नेट आईटीसी पे नहीं पड़ेगा, बट अगर आप उसकी रिपोर्टिंग गलत तरीके से करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी इशू कर सकते हैं और गलत रिपोर्टिंग के कारण पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वो पेनल्टी आपकी 25,000 भी हो सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे टेबल में कुछ ऑप्शंस आए हैं तो उनको अच्छे से आपको समझना चाहिए, उसके बाद ही उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट आपको सामने से अवेयर भी कर रही है कि आपने जो प्रीवियस ईयर में ये सब मिस्टेक्स की है उसको आप अभी के जीएसटी या 3B में उसको आप रेक्टिफाई कर दीजिए। क्योंकि जीएसटी जब से आया था उस समय बहुत सारे लोगों को ये चीज की अवेयरनेस नहीं थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जीएसटी या 3B की रिपोर्टिंग एकदम प्रॉपर करनी है। जो डेटा आपका यहाँ पे आ रहा है वो डेटा ऑटोमेटिकली 2B से ही पिकअप हो रहा है। आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप अपने 2B को एक बार चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे किसी सप्लायर ने या कुछ मिस्टेक्स की है या फिर किसी ने अपना GSTR1 टाइम पे नहीं फाइल किया है तो आप उनको अवेयर कर सकते हैं और उसकी क्रेडिट आप जब वो रिटर्न फाइल कर देते हैं उस मंथ में आप ले सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिसेस भी इश्यू कर रहे हैं कि आपने जो आईटीसी रिवर्स करनी थी वो आपने डायरेक्टली नेट ऑफ करके ही शो कर दी थी, तो आप उसको अपने रिटर्न्स में उसको अपडेट कीजिए और उनको रिप्लाई कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें डिपार्टमेंट सामने से कॉल करके क्लाइंट को अवैध भी करवा रहे हैं कि आपने जो आईटीसी सो एंड सो पीरियड की आपने गलत रिपोर्ट की है उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। तो जो भी आईटीसी रिवर्स होगी उसके बाद यहाँ पे जो आईटीसी बचेगी नेट आईटीसी अवेलेबल वही आपके आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स, जिसको हम समझने के लिए जीएसटीआर 2B को पहले हम देखते हैं उसमें क्या नए बदलाव आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2B में आईटीसी नॉट अवेलेबल, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। आपने रजिस्टर्ड पर्सन से तो सप्लाई की है बट हो सकता है कि आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट हो। तो आप जैसे ही इसके ऊपर टिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी जो ये सप्लाईज है वो कौन से नेचर की है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है B2B इनवॉइसेस, उसके बाद आ रहा है B2B डेबिट नोट्स, कुछ इको डॉक्यूमेंट्स है या फिर B2B इनवॉइसेस जिनको अमेंड किया है या फिर डेबिट नोट्स है जिनको अमेंड किया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही टिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटीसी नॉट अवेलेबल वो किस रीजन से है। यहाँ पे आपने B2B पार्टी से ही माल खरीदा है या फिर जो भी आपने सर्विसेज ली है वो B2B ही है, बट फिर भी आपकी आईटीसी इन एलिजिबल शो हो रही है। तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जो स्टेट का जीएसटी देख रहे हैं वो राजस्थान स्टेट का है, बट इन्होंने जो जीएसटी ऑफ सप्लायर जहां से सर्विसेज या फिर गुड्स लिया है वो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लास्ट में जिसमें रीजन दिया हुआ है कि पीओएस एंड सप्लायर स्टेट आर सेम बट रेसिपिएंट स्टेट इज डिफरेंट। अब हो सकता है कि आप राजस्थान में आपने अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए महाराष्ट्र में होटल में आपने स्टे लिया हो, तो यहाँ पे ये चीज आती है कि आपने जिस होटल में आपने स्टे किया है उसने आपको एक इनवॉइस रेज किया है जिसके अंदर आपको SGST एंड CGST उसने चार्ज किया है। अब इस केस में क्या होगा कि होटल भी महाराष्ट्र में है,
जो आपका सप्लायर है जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं वो भी महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि पीओएस एंड सप्लायर स्टेट आर सेम। जहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विसेज मतलब जहाँ पे आपने सर्विसेज ली है और जिस स्टेट में आपको होटल वाला आपको इनवॉइस इश्यू कर रहा है दोनों सेम स्टेट है, उस केस में आपकी सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे क्लियरली शो होगी पीओएस एंड सप्लायर स्टेट आर सेम बट रेसिपिएंट स्टेट इज डिफरेंट। मतलब हम राजस्थान में रजिस्टर्ड है, मैंने महाराष्ट्र में जाके कोई भी प्रकार की अगर सर्विस ली है तो वो डायरेक्टली मेरा यहाँ पे इन एलिजिबल में चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लियरली रिमार्क आएगा कि पीओएस एंड सप्लायर स्टेट आर सेम बट रेसिपिएंट स्टेट इज डिफरेंट। तो ये सारी की सारी आईटीसी आपकी इन एलिजिबल काउंट होगी। इसमें मोस्टली आपने अगर होटल एकोमोडेशन की सर्विसेज ली हो, आपने कोई दूसरे स्टेट में जाके आपने एग्जीबिशंस किए, इवेंट्स किए या फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए कुछ हॉल और की आपने बुकिंग की है, अगर आपने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हैं तो उस केस में भी सारी की सारी आईटीसी आपकी इन एलिजिबल हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल अमाउंट है वो 50,000 के करीब हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन एलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 एंड आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस रूल्स। ये वो सप्लाईज है जो आपने अदर स्टेट में जाके आपने कुछ सर्विसेज ली है जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी डिफरेंट है, तो उस केस में आपकी की सारी आईटीसी इन एलिजिबल हो जाएगी। इस आईटीसी का आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स अंडर टेबल नंबर 4B2। यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आपकी ऐसी कोई आईटीसी है जिसको इन फ्यूचर आप वापस से रिक्लेम करने वाले हैं तो उस केस को आपको यहाँ पे शो करना होगा। जिस मंथ में आपने रिवर्स की थी उसको आपको यहाँ पे शो करना था। अब अगर आप उसको रिक्लेम कर रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पे शो कर देना होगा। तो यहाँ पे अदर डिटेल्स में दो तरह की टेबल्स है जिसका भी आपको बाइफरकेशन अलग से शो करना होगा। अब अगर यहाँ पे ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे आपके सप्लायर ने आपने सेम स्टेट में सर्विसेज ली हो बट उसने रिटर्न फाइल करते समय आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेम स्टेट की जगह कुछ डिफरेंट स्टेट में एंट्री चढ़ा दी हो, तो उस केस में भी आपको आईटीसी इन एलिजिबल हो जाएगी, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा मेक श्योर हो जाना है कि यहाँ पे आपके जो भी डेटा आ रहे हैं वो डायरेक्टली 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहे हैं। आपको अपने 2B को पूरी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं पे आपके सप्लायर ने कुछ मिस्टेक्स तो नहीं की है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो उस केस में आप इसको कुछ भी आप चेंजेस मत कीजिए, आप अपने सप्लायर को रिक्वेस्ट कीजिए कि अपने रिटर्न को मॉडिफाई करे और उसको अमेंड करके अपनी गलती को सही कर ले। फिर आप उसका जो करेक्शन है उसका आप इम्पैक्ट नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में दे सकते हैं। तो ये मेक श्योर हो जाए कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई एकदम क्लियरली मेंशन किया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आप चाहे तो ऑल अदर आईटीसी में इम्पैक्ट दे सकते हैं, बट यहाँ पे जो रूल्स है, जो कॉलम्स गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं वो इसके लिए किए हैं ताकि गवर्नमेंट को भी पता हो कि आपने कौन सी आईटीसी है जो रिवर्स हो रही है, कौन सी ऐसी आईटीसी है जिसको आप नेक्स्ट मंथ में या आगे कभी भी वापस से रिक्लेम कर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी आईटीसी है जो आपने अदर स्टेट में जाके उनकी गवर्नमेंट में आपने टैक्स का पेमेंट किया है। तो ये मेक श्योर है कि अगर वो आईजीएसटी का टैक्स है या फिर वो सीजीएसटी या एसजीएसटी का टैक्स है तो उसको आपको अलग से ही रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे जब भी आप अपना जीएसटीआर 1 में B2B इनवॉइसेस को अपलोड करते हैं तो उस समय यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि आपने सर्विसेज जिस व्यक्ति को दी है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आप एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि इसके हिसाब से ही सामने वाले पर्सन को आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2B में यहाँ पे रीजन भी आपको मेंशन किया है कि क्यों आपकी आईटीसी इन एलिजिबल हो गई है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे अपने सप्लायर को इंटीमेट करना है कि आपने जो प्लेस ऑफ सप्लाई शो की है वो गलत तरीके से शो कर दी है, उसको आप रेक्टिफाई कीजिए ताकि उसके क्रेडिट में नेक्स्ट मंथ या फिर जब भी आप उसको सुधार कर देते हैं उसके बाद मैं अपनी क्रेडिट को वापस से अवेल कर सकूं। तो हमने इस वीडियो में ये सिखाया है कि जो जीएसटीआर 1 में क्या अपडेट्स आए, कैसे आप अपने रिकॉर्ड्स को अमेंड कर सकते हैं, उसके बाद जो जीएसटीआर 3B में उनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं,
और जीएसटीआर 3B में क्या नए अपडेट्स आए हैं, जो जीएसटीआर 2B से जो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है उनको भी आपको कैसे वेरीफाई कर लेना है, उन सब चीजों को हमने समझाया है। यहाँ पे अगर आप उसकी रिपोर्टिंग गलत तरीके से करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू कर सकता है। तो आप मेक श्योर हो जाएं कि अगर आपने अभी तक वही गलती की है तो उस गलती को आगे दोहराना बंद कर दें। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब पॉइंट के बारे में अवेयर करें, जिससे आप आगे आने वाले अपने रिटर्न्स में बिना कोई मिस्टेक किए फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपकी क्वेरीज हो या फिर आपके मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप अभी तक जो अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स फाइल कर रहे थे, क्या वो सही तरीके से फाइल कर रहे थे, उसके बारे में भी आप हमें बताइए, जिससे हमें ये भी पता चले कि आप इन सब चीजों के बारे में कितने अवेयर हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सब लोग इसको अच्छे से समझ के अपने रिटर्न्स में बिना कोई मिस्टेक किए आने वाली पेनल्टी से बच सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसे ही नए नए अपडेट्स लाते रहें। थैंक यू।